हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर नज़र दिस साइड। तो अब तक हमने इम्यूनोलॉजी का बेसिक प्रोसेसेस जो बोन मैरो हेमाटोपोइसिस से रिलेटेड थे वो देखे। तो हम थोड़ा सा और डिटेल में अब डाइव करेंगे। तो बेसिकली अब तक हमने ये देखा था कि किस तरह से फीटस से, जैसे जो फीटस होता है, फीटस एम्ब्रियो से फीटस, फिर उसके बाद फीटस से न्यू बॉर्न तक किस तरह से रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि न्यू बॉर्न जो है, न्यू बॉर्न जब प्यूबर्टी की तरफ जाएगा, ठीक, प्यूबर्टी की तरफ जाएगा तो सारा जो बोन मैरो होगा इस केस में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, तो जो सारा बोन मैरो होता है वो यूजुअली रेड होता है। ठीक है, ऑल बोन मैरो इज रेड बाय द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। लेकिन अब तक तो ये देखा था हमने कि किस तरह से बोन्स में वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। जो भी बोन मैरो था, तो बच्चे में क्या होता है कि सारा हमारा बोन मैरो में शिफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। जो फीटस था बेसिकली लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, जो भी एक्स्ट्रा मेडुलरी क्या कहते हैं ग्लैंड्स या फिर ऑर्गन्स थे जहाँ पे हेमाटोपोइसिस हो रहा था, तो वो अब धीरे धीरे बोनी स्ट्रक्चर्स में शिफ्ट करेगा, मतलब जहाँ पे बोन मैरो रिजाइड करता है, ठीक है। हेमाटोपोइसिस अब शिफ्ट हो जाएगा बोन मैरो में। तो उस तरह से धीरे धीरे जितना भी हेमाटोपोइसिस होना है वो अब बोन्स में प्रेजेंट होगा। और बाय द एज ऑफ प्यूबर्टी तो जो बोन मैरो है वो सारा रेड हो जाएगा, क्योंकि बाय द प्यूबर्टी क्या होता है, बाय द एज ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है कि मैक्सिमम रेड ब्लड सेल्स, ब्लड के कंपोनेंट्स, सेलुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अच्छे से बन रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी शुरुआती स्टेज है तो सारे सेल्स इक्वल अमाउंट्स में बन रहे हैं, तो इसलिए ऑल बोन मैरो इज रेड बाय द एज ऑफ प्यूबर्टी। उसके बाद क्या होता है कि जब यही प्यूबर्टी वाला एज क्रॉस करके अराउंड 18 टू 20 ईयर्स ऑफ एज तक, 18 टू 22 या 18 टू 20 ईयर्स ऑफ एज तक जब पर्सन पहुंच जाता है, इंडिविजुअल, तो क्या होता है कि जो बोन मैरो होता है ना उसमें 50% हिमाटोपोइसिस जो होता है ना, हिमाटोपोइसिस बोलो या जो 50% ऑफ द बोन मैरो है वो एक्सियल स्केलेटन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक्सियल स्केलेटन में भी कौन से बोन्स में, दोज बोन्स विच आर एम्ब्रियोलॉजिकली मेम्ब्रेनसली डिराइव्ड, मतलब मेम्ब्रेनस बोन्स में, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिकली भी बोन्स दो तरह से, कुछ कार्टिलेजिनस होते हैं, ठीक है, जो मेम्ब्रेनस होती हैं। बाकी जो 50% ऑफ द हेमाटोपोइसिस जो है वो फिर जो रिमेनिंग बोन्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब एक तरह से मैंने ये डिवाइड कर दिया कि बाय द एज ऑफ 18 टू 20 ईयर्स तो जो ओवरऑल बोन मैरो है तो बॉडी में उसको मैंने क्लासिफाई कर दिया, एक तो एक्सियल स्केलेटन में, ठीक है, और एक जो बाकी रेस्ट ऑफ द बोन्स में है, ठीक है, बोन मैरो। तो ये जो एक्सियल वाला है, एक्सियल वाले में जो होगा वो सारा रेड बोन मैरो होगा। और प्रेजेंट कहाँ पे होगा, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, फीमर, लॉन्ग बोन्स, ठीक है। और ये वाला बोन मैरो जो बाकी 50% बोन मैरो है रिमेनिंग बोन्स में, वो येलो बोन मैरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लेकिन प्यूबर्टी पे सारा बोन मैरो रेड था। रेड और येलो का क्लासिफिकेशन मीनिंग मैंने बता रखा है कि रेड मतलब बेसिकली एक्टिव बोन मैरो, ठीक है, हेमाटोपोइसिस एक्टिव है, बढ़िया से सारे सेल्स बन रही हैं। येलो मतलब इनएक्टिव है, जो सेल्स हैं हमारे उनमें फैट डिपोजिशन भी हो गया है, फैट ग्लोब्यूल्स भी हैं, तो इस वजह से द बोन मैरो अपीयर्स येलो, ठीक है। तो येलो बोन मैरो जो है हमारा वो प्रेजेंट होगा इसमें। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना, ये समझ में आना चाहिए कि तो जो हिमाटोपोइसिस है अब वो एक्सियल स्केलेटन बोन्स में प्रेजेंट है, बेसिकली प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फीमर, ह्यूमरस, रिब्स का भी हो गया, रिब्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में भी होता है, वर्टिब्रल बोन्स में होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। बेसिकली अब मैं एक फिनोमिना बताना चाह रहा हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। बोन मैरो एक्सपेंशन, ये क्या होता है बेसिकली। अब तो एडल्ट एज हो गई, ठीक, तो एडल्ट एज में जो हिमाटोपोइसिस है इट्स
जो ओवरऑल बोन मैरो बॉडी में प्रेजेंट है उसका सिर्फ 50% बोन मैरो ही काम कर रहा है हमारा, ठीक है। तो बेसिकली अब ये जो येलो वाला बोन मैरो है ना, तो येलो बोन मैरो इज नॉट डेड बोन मैरो, इट्स ओनली इनएक्टिवेटेड, ठीक है, वो डॉर्मेंट स्टेज में, डॉर्मेंट फेज में है। तो जो येलो बोन मैरो होता है ना, उसको हम रीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो येलो बोन मैरो है, इट कैन बी रीएक्टिवेटेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस या स्पेशल कंडीशन। अब लॉजिकली बताओ, मैंने बताया था कि कौन सा वाला कौन सा बोन मैरो एक्टिव बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो। वो रेड क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें उस बोन मैरो में सारे अलग अलग जो क्या कहते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट की जो लीनिएज है सेल्स की, वो अलग अलग सेल्स में डिफरेंशिएट होकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सेलुलर प्रोडक्ट्स, ठीक। तो रेड बोन मैरो अपीयर्स रेड बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, ठीक। तो रीएक्टिवेट कर सकते हैं येलो बोन मैरो को अंडर सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जांपल सीवियर हिमोलाइसिस। मान लो एक पेशेंट है अनीमिया का, ठीक है। अब अनीमिया के टॉपिक में अभी नहीं घुस रहे हम लोग। अनीमिया मतलब क्या हुआ? खून की कमी, सब जानते हैं। हीमोग्लोबिन लो हो सकता है। अब हीमोग्लोबिन लो क्यों हो सकता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज हो सकता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज क्यों हो सकता है? इट कैन बी ऑटो इम्यून, इट कैन बी शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्ड आरबीसीज, शेप ऑफ आरबीसीज, सब चीजें इस पर डिपेंड करती हैं, ठीक। सीवियर हेमोलाइसिस में क्या होता है कि द बेसिकली आरबीसी कंटेंट कम हो गया, तो हीमोग्लोबिन कंटेंट भी कम हो गया, ठीक है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो बोन मैरो अभी तक इनएक्टिव था वो एक्टिव हो सकता है, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली, क्या बोलते हैं, ये जो येलो बोन मैरो था वो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ताकि कंपनसेशन में आरबीसी बना सके एक्स्ट्रा। ये कब, ऐसी कंडीशन कब देखने को मिलेगी? सीवियर हेमोलाइसिस। अब एक स्पेशल केस, अब मैं स्पेशल एक फाइंडिंग बताता हूं। मान लो ये स्कल है, ठीक है, ये स्कल टेबल है। तो बेसिकली मान लो ये इनर टेबल है और ये आउटर टेबल है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये इनर हो गया और ये वाला आउटर, ठीक है, आउटर स्कल टेबल एंड इनर स्कल टेबल, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ट्रैबिकुले होते हैं, ठीक है। अब ट्रैबिकुले का ये मतलब हुआ कि मान लो इस तरह से इनर और आउटर स्कल टेबल ऐसे बोन से कनेक्टेड है पूरी एक ही बोन। अब वो उस बोन के अंदर ऐसे ये जो बोन का कंटेंट है, जो क्या कहते हैं, बोन जिससे बना हुआ है, कंपाउंड्स हैं जो, वो इस तरह से मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं। उसके बाद वो जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो ऐसे डुअल लेयर्स की बोन बनी हुई है, ठीक है। दिखेगी आपको एक ही बोन, मैं इसके अंदर के जो स्ट्रक्चर है वो बनाई है मैंने। तो इसके अंदर इनलेट्स होते हैं, ठीक है। इन ये जो इनर और आउटर स्कल टेबल है, इसके अंदर इनलेट्स प्रेजेंट होते हैं। इनलेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसी इनलेट के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है। भाई मैंने बताया तो फ्लैट बोन्स। अब स्कल क्या है? एक्सियल स्केलेटन में ही आता है। तो यहाँ बोन मैरो प्रेजेंट होगा, रेड बोन मैरो। अब मान लो किसी को सीवियर हिमोलाइसिस है, ठीक है। सीवियर हिमोलाइसिस में क्या होगा कि ये इसके आजू बाजू जो हमारा येलो बोन मैरो प्रेजेंट अगर होगा, वो भी रिएक्टिवेट होगा और वो भी रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें जो ये, मैं ये मार्क कर देता हूँ, ये बोन मैरो है, ठीक है। तो बोन मैरो ऑन एक्सपेंशन, बोन मैरो ऑन एक्सपेंशन क्या होगा कि इट प्रोट्रूड्स, इन्वेट करता है, ठीक है, प्रोट्रूड्स इनटू द आउटर स्कल टेबल, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि यही अब बोन मैरो प्रोलिफरेट करेगा, ग्रो करेगा, क्योंकि जो येलो बोन मैरो था वो भी रिएक्टिवेट हो जाएगा, तो आजू बाजू उसके प्रेजेंट होगा येलो बोन मैरो, वो ग्रोथ, ओवर ग्रोथ करेगा कंपनसेशन के लिए। अब ये मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एनीमिक पेशेंट होना चाहिए, हीमोलाइसिस होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो क्या होगा कि ये तो हमारा यहाँ पे इनर स्कल टेबल होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये ट्रैबिकुलर
बोन डिमार्केशंस होंगी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो बोन मैरो है यहाँ से ग्रो करके ये आगे प्रोलिफरेट करेगा, क्योंकि येलो रीएक्टिवेट हो गया है। तो इससे क्या होगा कि जो आउटर टेबल है ना, वो उसकी डिमार्केशन अब खत्म होने लगेगी। ठीक है, इस तरह से होगा कुछ, ठीक है। आउटर जो स्कल टेबल है उसके अंदर ये बोन मैरो प्रोलिफरेट करेगा। तो अब जब तुम इसका एक्सरे लोगे इस पेशेंट का, ठीक है, ऑन एक्सरे, तो क्या होगा कि ऑन एक्सरे ये जो बाहर वाली टेबल है ये अच्छे से दिखेगी नहीं, क्योंकि अब ये फेड अवे हो चुकी है। पहले क्या था कि ये देखो कितनी स्ट्रांग बोन थी, ठीक है, तो ये अच्छे से हमें एक्सरे पे दिखेगी, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, इनर टेबल प्रेजेंट होगा, लेकिन आउटर फेड अवे होने लगेगा। तो जब एक्सरे करोगे ना तो एक्सरे पे कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं फोटो भी डाल दूंगा एक्सरे की। तो ये होगा स्कल एक्सरे, ठीक है। जब एक्सरे लोगे ये जो स्पाइक्स जैसा ऐसा दिख रहा है ना, ये इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि ये वाला पार्ट आ रहा है और बाहर आउटर स्कल टेबल अच्छे से नहीं दिख रही। तो एक तरह से ऐसा अपीयरेंस यहाँ दिखने को मिलेगा, हेयर ऑन एंड अपीयरेंस। तो हेयर ऑन एंड अपीयरेंस इज अ रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग, ठीक, इन पेशेंट्स विथ सीवियर hemolysis, बेसिकली एनीमिया पेशेंट्स हैविंग सीवियर hemolysis। अब वो hemolysis किसी भी तरह का हो सकता है, स्ट्रक्चर आरबीसी का खराब है, शेप खराब है, लाइफ स्पैन खराब है, ऑटो इम्यून है, हीमोग्लोबिन कम बन रहा है, वायरल है, ठीक। तो उससे नहीं मतलब है, सीवियर hemolysis हो रहा है तो हेयर ऑन एंड अपीयरेंस देखने को मिल सकता है।